Yes, play students. So now we want to discuss Newton's second law is real law of motion. So बेटा हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकेंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया। उन तीनों के बारे में हमें क्लैरिटी हो चुकी है। अब हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। कैसे करें ज़रा सोचिए। इसको करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। वो क्या है कि हम सेकेंड लॉ से स्टार्ट करें और हम कहाँ पहुँच जाएं, फर्स्ट लॉ के ऊपर। सो दैट मीन्स क्या आ गया कि फर्स्ट लॉ जो है सेकेंड लॉ के अंदर ही है। इसी तरीके से फर्स्ट लॉ से स्टार्ट होके अगर हम थर्ड लॉ तक पहुंच जाते हैं तो क्या मीनिंग होगा कि वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो पहले अब हम इसमें यही शो करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is contained in second law. सो किस तरीके से हम इसे शो करेंगे? इसको शो करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेकेंड लॉ। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कि आप एफ फोर्स जब अप्लाई कर रहे हो किसी भी बॉडी के ऊपर तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो एफ इज इक्वल टू एम ए। नाउ व्हेन एफ इज जीरो देन एम इंटू ए इज जीरो। नाउ एम मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। सो अगर एक प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, उसने जीरो होना है, उसमें एक क्वांटिटी जीरो हो ही नहीं सकती, तो that means A acceleration will be zero. So it means no force is applied on the body, no acceleration. अब acceleration क्या है? V minus U upon T. Now V minus U upon T is zero. It means V minus U is zero, or you can say V is equal to U. तो इसमें हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर बॉडी के ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो उस केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब कि अगर u जीरो है तो v भी जीरो होगा। u जीरो मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, v जीरो मीन्स विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है कि नहीं? कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है देन दैट बॉडी रिमेन इन दैट वेरी स्टेट ओनली। और इसी तरीके से इफ यू इज लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड देन वी इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है कि बॉडी जिस स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर लाइन में जा रही है, body is moving with 5 meter per second along a straight line, that will continue to move with that very velocity only. तो क्या है ये? क्या है ये? A body at rest will remain in the state of rest. Body in motion along a straight line will remain in that very case until and unless no external force is applied to it. तो यही बात तो आ गई। तो what is this? This is first law. So इस तरीके से हमने स्टार्ट सेकेंड लॉ से किया था, लेकिन हम वहाँ से कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट लॉ के ऊपर। इट मीन्स दैट फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। क्लियर होगी बात? अब हम इसी तरीके से ये शो करेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। सो अब हमें क्या कंसिडर करना है कि थर्ड लॉ इज इन द सेकेंड लॉ, यानी कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लॉ से। अब थर्ड लॉ में हमारे पास
सिस्टम होना चाहिए consisting of two bodies, because only then you can consider force of action and reaction. तो मान लीजिए कि ये बॉडी है A और ये बॉडी है B, ठीक है ना। अब ये दो बॉडीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। नाउ लेट अस से F12 is the force exerted by body B on A. So that means this is the force of action, ठीक है। अब इसमें फिर क्या होगा, in turn F21 will be the force exerted by body A on B, so that will be the force of reaction. इसी तरीके से होगा, ये आपके पास आ गई F12 और ये आपके पास आ गई F21, B A के ऊपर लगा दी, A B के ऊपर लगा। अब हम इंडिविजुअल देखते हैं कि अगर ये F12 फोर्स इस बॉडी B के ऊपर अप्लाई हो रही है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स ड्यू टू दिस फोर्स मोमेंटम ऑफ बॉडी ए विल चेंज। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, F12 इज dP1 by dt। तो ये जो मैं लिख पाई किस लॉ की वजह से लिख पाई, सेकेंड लॉ की वजह से लिख पाई, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट ए के ऊपर हो रही थी तो मोमेंटम किसकी चेंज होनी है, बॉडी ए की चेंज होनी है। सिमिलरली F21 will be dP2 by dt. This is also according to Newton's second law कि F21 फोर्स जब बॉडी B के ऊपर अप्लाई हुई तो बॉडी B की मोमेंटम में चेंज आएगा। नाउ एडिंग 1 and 2, adding, so this is 1 and this is 2. Now adding 1 and 2, तो क्या बन गया हमारे पास, F12 plus F21, this is dP1 by dt plus dP2 by dt, ठीक हो गया। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये कौन सी फोर्सेस ली हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, यही ली है ना, एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस ली हैं। और ये फोर्सेस कहाँ एक्ट कर रही हैं, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस। तो अब आगे हम क्या लिखेंगे इसके बाद कि ये देखो, दिस इज d बाई dt ऑफ P1 प्लस P2, ठीक है ना, इसको खोलो dP1 by dt प्लस dt। सो अब इसमें हम लिखते हैं सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम कौन सा है, टू बॉडीज A एंड B। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम के ऊपर नहीं लग रही, इट मीन्स नो चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन जाएगा, 0। सो दैट मीन्स इस वजह से d बाई dt ऑफ P1 प्लस P2 विल बिकम 0। तो जब ये 0 बन गया इट मीन्स दैट F12 plus F21 is 0, or you can say F12 is minus F21, action is equal to minus reaction, action and reaction are equal and opposite। देखो ध्यान से क्या किया हमने एक सिस्टम लिया इस तरीके का, ये है सिस्टम। अब इसमें हम बात ये कर रहे हैं कि अगर ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अब ये इधर को ऐसे चला गया, ठीक है, और इसके ऊपर लगे ये इधर को चला गया, पर जो सिस्टम है उसका जो CG है वो तो वहीं रहा ना, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी। इसमें जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं। इसीलिए हमने इसमें कहा कि F12 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी
F21 is rate of change of linear momentum of second body. जब एड अप किया तो हमने इसमें ये कहा कि टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is zero because no external force is acting on the system. It means that F12 plus F21 is 0, or you can say F12 is equal to minus F21. So बेटा इस तरीके से ये पॉइंट जब आपने इसमें ले लिया तो नाउ क्या आपके पास आया, अब क्या कंक्लूजन देंगे कि वी कैन डिराइव Newton's first law from second law, and we can also derive Newton's third law from second law. It means that Newton's second law is real law of motion. तो इस तरीके से हम इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं. So this all was about all the Newton. तो अब आप देखिए कि जो बाबा न्यूटन है हमें कितनी उसने जो कह दो टीचिंग दी फोर्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कितना ज्ञान दिया है. ये उसी का ज्ञान है जो हम आगे आगे चला रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. क्या कहता है ये लॉ? It states that vector sum of linear momenta of number of bodies in an isolated system remains constant. सो इस स्टेटमेंट को लेके अब इसका हमने प्रूफ देना. पहले स्टेटमेंट को समझे. इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि अगर आप एक सिस्टम की बात कर रहे हो, उस सिस्टम में नंबर ऑफ बॉडीज भी हो सकती हैं. तो इसमें ये कहा गया है कि जो टोटल वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ नंबर ऑफ बॉडीज इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन उसमें एक खास बात कह रही है कि किस सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? मीन्स व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द सिस्टम. अब इसमें हम प्रूफ लेते हैं. सबसे पहले हम मान लीजिए वी आर कंसिडरिंग P1, P2 so on up to Pn be the linear momenta of individual bodies. एक सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल बॉडीज के जो लीनियर मोमेंटम है वो है P1, P2 so on up to Pn. तो वेक्टर सम P इन सब का बन गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस वन अप टू Pn. ठीक होगी बात? क्लियर? अब इसके बाद हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ. ये जो बेटा हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव करना है, दिस इज बाय अप्लाइंग सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F is equal to dP by dt. ठीक हो क्या? F is the total force acting on the system. अब इसमें F क्या है? Total force acting on the system.
सो अब जब आप ये टोटल फोर्स की बात कर रहे हो तो बेटा इट विल बी वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। दोनों तरह की हो सकती हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन सी, कि जब सिस्टम में नंबर ऑफ बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगी, तो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी तो एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस जो आ गए। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस विल बी जीरो। जितनी भी इंटरनल फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हैं तो उनका वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो। क्यों, बीइंग एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका मतलब आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों को मिला के ये क्या बन गया, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है ना, एफ को लिखा एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल जीरो आ गया। तो इसका मतलब आप अगर इन तीनों को कंबाइन करते हो तो यू आर गेटिंग एफ एक्सटर्नल इज डी पी बाई डी टी। नाउ फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, a particular condition आ गई कि system is isolated system, that means no external force is acting, F external is zero, which means dP by dt is zero, or you can say P is a constant. तो P means vector sum of linear momenta of number of bodies in an isolated system remains constant. So this is about law of conservation of linear momentum. अब बेटा जितनी भी आप डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हो तो आप हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उन सभी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओबे होता है। जैसा कि अब आपको एग्जाम में बेटे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसके बाद आपको कहा जाए गिव एग्जांपल्स। तो इसलिए हम एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। किसकी एग्जांपल्स ले रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। अब इसमें हम एग्जांपल लिखते हैं, रिकॉइल ऑफ ए गन। क्या है रिकॉइल ऑफ अ गन, कि व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन तो obviously bullet will move in the forward direction, then gun will kick in the backward direction. Why? अब ये एग्जाम्पल्स भी है, ये आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में भी आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। फायरिंग की, बुलेट तो आगे कुछ जाए, लेकिन ये गन पीछे को क्यों आ रही है। गन मतलब कि जो जहाँ से आप उसको छोड़ रहे हो, यहाँ से बुलेट आगे कुछ जा रही है। तो उसका बेटा रीज़न ऐसे है कि सपोज कर लीजिए यू आर टेकिंग कैपिटल एम एज मास ऑफ गन एंड स्मॉल एम एज मास ऑफ बुलेट। अब दो चीजें लीजिए सिचुएशंस। वन सिचुएशन इज बिफोर फायरिंग एंड अनदर सिचुएशन इज आफ्टर फायरिंग। देखो जब हम ये बात कहते हैं ना कि conservation of linear momentum, total linear momentum remains constant, कब, before collision, after collision, before firing, after firing। तो before firing gun क्या है, gun is at rest, bullet क्या है, bullet is at rest, so that means before firing the total momentum is zero। ठीक हो गया ना, रेस्ट पे है दोनों चीजें, फायर ही नहीं किया तो फिर क्या होगा, दोनों रेस्ट में होंगे। अब आफ्टर फायरिंग गन के लिए बन गया m इंटू वी, हियर कैपिटल V विल बी द वेलोसिटी ऑफ गन एंड प्लस m इंटू दिस स्मॉल v विल बी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टू आर इक्वल, दैट मीन्स mv प्लस m इंटू v is 0, mv is minus m into v, or you can say v is equal to minus m y m into v। अब इसमें ये नेगेटिव साइन जो है ये क्या बता रहा है,
कि टू वेलोसिटीज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए अब ये क्लियर हो गया ना कि बुलेट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन गन विल किक इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। और दूसरी चीज ये जरूर है कि मास ऑफ द गन इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ बुलेट। तो जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से गन पीछे को जाएगी, गन विल किक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्लियर होगी बात? तो ये तो आपके पास इसका था। अब इसके साथ जुड़ता ही एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और आ जाता है कि आपको ये कहा जाए व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू कीप गन टाइट टू योर शोल्डर। अब बेटा एक चीज़ है, जैसे मैंने अभी बताया, अब ऐसे आपने गन को पकड़ा है, अब यहाँ से उसने फायरिंग की, ठीक है, अब भाई बुलेट तो आगे को गई, गन जब पीछे को आएगी, अब पता नहीं निशाना लगता है कि नहीं लगता। वो बुलेट जो है जिस पे उसने दागी है उसको नुकसान पहुंचाती है, वहाँ तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, लेकिन उसका ये कंधा ज़रूर टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं? जब वो गन आके उसके शोल्डर के ऊपर हिट करेगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप गन टाइट टू द शोल्डर। तो उससे क्या होगा, जब गन को टाइट टू शोल्डर रखा गया है तो मास ऑफ द बॉडी विल ऑल्सो बी एडेड टू मास ऑफ द गन, गन एंड द पर्सन विल बिकम वन बॉडी। समझे कि नहीं, कि जब हम गन को बिल्कुल टाइट इस तरीके से रखेंगे तो गन और पर्सन जो है एक ही बॉडी होगा, तो द टोटल मास विल इंक्रीज, hence recoil velocity of gun will reduce to very small extent and there will be very very less chances of injury. क्लियर हुई बात? तो ये आपको 2-3 क्वेश्चंस बन गए हमारे, एग्जाम्पल भी आ गया, ये भी आ गया, वाई गन विल किक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वाई गन इज प्लेस क्लोज टू द शोल्डर, टाइट टू द शोल्डर। अब इसी तरीके से हम इसमें सेकंड एग्जाम्पल जो है वो हम दे सकते हैं रॉकेट की। रॉकेट में भी क्या होता है कि क्या होता है रॉकेट में कि बर्न्ट गैसेस विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये रॉकेट है, तो इस रॉकेट में जो बर्न्ट गैसेस हैं वो किधर को जा रही हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रॉकेट किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि जब उसका फ्यूल बर्न होना शुरू नहीं हुआ, रॉकेट एंड फ्यूल इज एज द वन सिस्टम, तो टोटल लीनियर मोमेंटम इज जीरो, सब रेस्ट पे है। अब जैसे ही फ्यूल ने बर्न करना शुरू किया तो बर्न्ट गैसेस नीचे की तरफ मूव कर रही हैं और उसी से रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसी तरीके से हम इसमें एग्जाम्पल ले एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जाकर के गिरते हैं। यही होता है ना कि मान लीजिए कि ये बॉम्ब था, ऐसे पड़ा, अब ये एक्सप्लोड कर गया एकदम, तो जब एक्सप्लोड किया तो इसका एक पार्ट इधर को जा रहा है, 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 ऐसे जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले बॉम्ब बिफोर एक्सप्लोजन इट वाज एट रेस्ट जीरो, बाद में अब अगर इसकी जो वेलोसिटी है, मान लो एक पार्ट m1 v1, दूसरा m2 v2, तीसरा m3 v3, चौथा m4 v4, तो ये टोटल चारों का सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। सो दैट मीन्स वेक्टर सम ऑफ, इसमें क्या आएगा बेटा, वेक्टर सम ऑफ लीनियर momenta of different fragments after explosion of a bomb must be zero. Vector sum of linear momenta
of different fragments after explosion of a bomb must be zero. So इसी basis के ऊपर, so that means explosion of bomb also takes place according to law of conservation of linear momentum. Even motion of your boat, जो बोट की मोशन है वो भी किसके अकॉर्डिंगली है, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप उसी टाइम की बात लो कि मान लो पर्सन ने बोट से बाहर आना है. क्या होता है जैसे ही वो बाहर आने लगता है तो पर्सन जो है, जैसे अगर मान लो बेटा बोट को क्यों सपोर्ट देते हैं जब आपने बाहर आना हो, इसीलिए देते हैं कि अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही पर्सन बाहर को आएगा तो अब बोट वाटर के अंदर मूव करना शुरू कर देगी, तो गिरने के चांसेस होंगे कि नहीं. इसीलिए वो पहले उस बोट को अच्छी तरीके से रस्सी से बांधते हैं, तब पर्सन बाहर आता है. तो उस केस में अब ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने सपोर्ट दे दी. तो सपोर्ट देने का मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब अप्लाई होता है? When no external force is acting on the system, only then we say that the total linear momentum of system will remain constant. So this all is, क्या पढ़ा हमने इसमें कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन. और उसके बाद सेकेंड इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद एग्जांपल्स. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इस बेल आइकॉन को, इस बेल बटन को दबाइए ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हुई है. और इसके साथ साथ ही आपका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें इसके नोट्स अपलोडेड हैं. आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद उन नोट्स को स्टडी कर सकते हो. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.